हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पर्यावरण से संबंधित टॉपिक्स वाइज कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो दोस्तों, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना निम्न घटकों से होती है। पहला दिया दोस्तों जैविक, दूसरा भौतिक, तीसरा ऊर्जा और चौथा वायु। आपको दोस्तों सही उत्तर बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 4 या ऑप्शन डी 1 3 4। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक, ऊर्जा और वायु ये संगठन होती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घास गेहूं आम, ऑप्शन बी घास बकरी मानव, ऑप्शन सी बकरी घास हाथी या ऑप्शन डी घास मछली तथा बकरी। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों, आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव के द्वारा होता है। तो वही दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाले जीवधारियों का क्रम, उसके माध्यम से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे दोस्तों हम कहते हैं आहार श्रृंखला। तो दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक समुदाय में जो जितने भी जीवधारी हैं, उनको एक क्रम में उसके द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे में होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों आहार श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाक एवं झाड़ी, ऑप्शन बी फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन सी घास के मैदान या ऑप्शन डी घने जंगल। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों, जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग हमें फाइटोप्लैंक्टन से प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन आखिर है क्या। तो दोस्तों, जो फाइटोप्लैंक्टन है वह प्लवक समुदाय के ऑटोट्रॉफिक घटक और महासागरों, समुद्रों और मीठे पानी के बेसिन में पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दोस्तों वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा द्वितीयक भक्षक है। आपके ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी हिरन या ऑप्शन डी सांप। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी सांप। सांप दोस्तों द्वितीयक भक्षक है और बाकी दोस्तों बाकी सब प्राथमिक भक्षक में आते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता की, तो उसमें शामिल है दोस्तों गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, खरगोश, टिंडा और चूहा। यदि दोस्तों हम बात करें द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता की, तो उसमें शामिल है दोस्तों मेढक, मांसाहारी मछली, बिल्ली, छिपकली और भेड़िया। यदि दोस्तों हम बात करें तृतीय श्रेणी उपभोक्ता की, तो उसमें शामिल है दोस्तों सांप, बाज, गिद्ध, शेर और भालू। तो दोस्तों, एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10% नियम किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऑप्शन बी ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, ऑप्शन सी पक्षियों का एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र तक पहुंचना या ऑप्शन डी पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों, जो 10% का नियम है वो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों 10% के नियम का प्रतिपादन
लिंडेमैन ने 1942 में किया था। इसके अनुसार दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है तथा जो शेष 10% ही अगले पोषण स्तर तक स्थानांतरित होती है। इसे ही दोस्तों 10% का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। आपके ऑप्शन है मालाबार, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी कच्छकारण या ऑप्शन डी ननकारण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। तो दोस्तों भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। तो दोस्तों जो मैंग्रोव है वह एक झाड़ीदार या छोटे पेड़ हैं जो तटीय खारे या खारे पानी में उगता है। इस पौधे के विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है जो इन्हें दलदली भूमि में शोषण करने में सहायक प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों यह दोस्तों मैंग्रोव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है प्लैंक्टन, ऑप्शन बी नेक्टन, ऑप्शन सी बेंथन या ऑप्शन डी नेक्टर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी बेंथन। तो दोस्तों जो सागर के तल में पाए जाने वाले पादप तथा प्राणियों को बेंथन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आपका ऑप्शन है E.P. ओडम ने, ऑप्शन बी सी रॉनकियर ने, ऑप्शन सी E.F. क्लीमेंटस ने या ऑप्शन डी अर्नेस्ट नेस ने। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी अर्नेस्ट नेस ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों जो अर्नेस्ट नेस है उन्होंने 1973 में जो है दोस्तों सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है जीवजात, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी पदचाप, ऑप्शन सी जीनोम या ऑप्शन डी निकेत। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी पदचाप। तो दोस्तों एक मनुष्य के पूरे जीवन चक्र के जो धारण करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम भूमि होती है उसे ही कहते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी पदचाप। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी नीचे या आला को संकल्पना को प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन है ग्रिनेल ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी E.P. ओडम ने या ऑप्शन डी C.C. पार्कर ने। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है ग्रिनेल ने। दोस्तों जो है पारिस्थितिकी निचले की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी नीचे है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ ग्रिनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। आपके ऑप्शन है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी बाढ़ या महाकाल या ऑप्शन डी वर्षा का परिवर्तनता। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन है वनोन्मूलन। तो दोस्तों जो भारत के पारिस्थितिक असंतुलन का कारण एक प्रमुख कारण है दोस्तों वह है वनों का उन्मूलन या वनों की कटाई। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वनोन्मूलन अर्थात वनों के क्षेत्रों में पेड़ों को काटना या जलाना ऐसे मनुष्य दोस्तों चारागाह आवास के लिए करता है, किंतु इस तरह के पेड़ों को काटा जाना जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। आपके ऑप्शन है जी टेलर ने, ऑप्शन बी E. हंटिंगटन ने, ऑप्शन सी D.R. स्टोडर्स ने या ऑप्शन डी टॉन्सले ने। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन बी टॉन्सले ने। तो दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना
टांसले ने प्रस्तावित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? आपका ऑप्शन है मरुस्थल, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी पर्वतीय या ऑप्शन डी समुद्री। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी घास के मैदान। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। आपका ऑप्शन है शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी सर्वाहारी को या ऑप्शन डी अपघटक को। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वाहारी को। तो दोस्तों जो पारिस्थितिक तंत्र में जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है वो है सर्वाहारी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? आपका ऑप्शन है बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी नीम या ऑप्शन डी पीपल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। दोस्तों जो यूकेलिप्टस है वो पर्यावरणीय के संकट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें यूकेलिप्टस अर्थात दोस्तों नीलगिरी के पेड़, इसकी जो जड़ें होती है दोस्तों वो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाती है, जिससे दोस्तों भूजल का स्तर गिरने लगता है। इस कारण दोस्तों इसे पर्यावरण के संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है। आपका ऑप्शन है इकोटाइप्स, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन सी इकोस्फीयर या ऑप्शन डी इकोटोन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी इकोटोन। तो इकोटोन है दोस्तों दो भिन्न समुदायों के बीच एक संक्रांति का क्षेत्र है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। आपका ऑप्शन है घास टिड्डा मेढक सर्प, ऑप्शन बी घास टिड्डा सर्प मेढक, ऑप्शन सी टिड्डा मेढक घास सर्प या ऑप्शन डी टिड्डा सर्प मेढक घास। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है उसका जो क्रम है दोस्तों सबसे पहले आएगा घास, उसके बाद टिड्डा, फिर मेढक और फिर सांप। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से एक जीव में उसका संभवतः अधिकांश सांद्रण प्रदर्शित होगा। आपका ऑप्शन है टिड्डा का, ऑप्शन बी भेड़ का, ऑप्शन सी सांप का या ऑप्शन डी मवेशी का। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सांप का। तो दोस्तों बात करें डीडीटी का, तो दोस्तों यह एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में दोस्तों डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर सबसे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। क्योंकि दोस्तों सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, अतः दोस्तों डीडीटी का जो सांद्रण सबसे ज़्यादा सांप में अधिक होगा। तो दोस्तों डीडीटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। आपका ऑप्शन है वन, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी रेगिस्तान या ऑप्शन डी समुद्र। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र। समुद्र दोस्तों सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। आपका ऑप्शन है तालाब, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी झील। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी खेत। तो खेत दोस्तों एक कृत्रिम पारिस्थितिकी परितंत्र है। दोस्तों यदि हम बात करें वन, तालाब, झील ये सभी दोस्तों प्राकृतिक तंत्र है, जबकि बगीचा, खेत ये सब मानव निर्मित या कृत्रिम परितंत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान भूमि का भी वर्णन करता है। आपका ऑप्शन है संक्रमिका या इकोटोन, ऑप्शन बी पारिस्थितिक कर्मठता, ऑप्शन सी आवास या ऑप्शन डी आवास क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं।
इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी कर्मठता। तो दोस्तों यदि हम बात करें पारिस्थितिकी कर्मठता या पद की, तो दोस्तों इसमें केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों इसमें किसी जीव के स्थान के साथ साथ उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जाता है। इसे ही दोस्तों पारिस्थितिकी कर्मठता पद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी पर्वतीय या ऑप्शन डी वन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र। समुद्र दोस्तों विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि दोस्तों विश्व के अधिकतम भाग पर ही समुद्र पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है अक्षय प्रदूषण की साध्यता में वृद्धि क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला से होकर आगे जाते हैं। ऑप्शन बी जनसंख्या आकार में वृद्धि, ऑप्शन सी खाद्य उपभोग में वृद्धि से जीवाणु की वृद्धि, या ऑप्शन डी मानव द्वारा पर्यावरणीय विषय बढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो बायोमैग्निफिकेशन है वो अक्षय प्रदूषण की साध्यता में वृद्धि क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला में होकर आगे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र में निम्न में से कौन से वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है घने वन, ऑप्शन बी खुले वन, ऑप्शन सी दलदली वन या ऑप्शन डी उष्ण वन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। तो दोस्तों भारत में सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें क्षेत्रफल में, तो भारत में मैंग्रोव वन का आवरण 4975 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.15% है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक सकल प्राथमिक उत्पादकता निम्न में से किससे सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन है महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र या ऑप्शन डी नदीमुख पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो नदीमुख पारिस्थितिकी तंत्र है वो वार्षिक सकल प्राथमिक उत्पादकता में सबसे अधिक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियाशील होने का परिचालक है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक परिवर्तन या ऑप्शन से प्राथमिक द्वितीय उत्पादकता या उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों उपयुक्त सभी जो है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में क्रियाशील होने का परिचालक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथास निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन है उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता या ऑप्शन डी अपघटक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो बेंथास है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र लोटिक प्रकार का है? आपका ऑप्शन है तालाब, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी नदी या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी नदी। जो नदी है दोस्तों वो पारिस्थितिकी तंत्र का लोटिक प्रकार का होता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र के, तो दोस्तों ये जलीय वर्ग का हिस्सा है। लोटिक सिस्टम पानी के एक ऐसे पिंड होते हैं जो पानी के दूसरे पिंडों और अंत में समुद्र में प्रभावित होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झील के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कंप्रेशन स्तर के ऊपर होता है? आपके ऑप्शन है यूफोटिक क्षेत्र, ऑप्शन बी लिटोरस क्षेत्र, ऑप्शन सी लिग्नेटिक क्षेत्र या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है दोस्तों झील के पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर के जो क्षेत्र में
कन्वेंशन स्तर के ऊपर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा के पास कम ऊंचाई में निम्न में से कौन सा वायम पाया जाता है? आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वन वायम, ऑप्शन सी चंपारण वायम या ऑप्शन डी तुंड्रा वायम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो भूमध्य के पास कम ऊंचाई में उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन वायम पाया जाता है। दोस्तों जो भूमध्य रेखा है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य विद्यमान एक सघन वन वाले क्षेत्र है, जहाँ दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का दोस्तों वर्षा सर्वाधिक होती है तथा वृक्ष जो है काफ़ी ऊंचे एवं घने होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक शुद्ध उत्पत्ति पाई जाती है? आपके ऑप्शन है दलदली वनस्पति का, ऑप्शन बी वर्षावन, ऑप्शन सी पतनशील या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षावन। दोस्तों जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक शुद्ध उत्पत्ति वर्षावन की होती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में उपस्थित समस्त प्रजातियों में से लगभग 50% प्रजातियां कहाँ उपस्थित होती है? आपका ऑप्शन है शीतोष्ण वर्षावन, ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो विश्व के समस्त प्रजातियों में से लगभग 50% प्रजातियां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उपस्थित होती हैं। दोस्तों जो सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाई जाती है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य प्रकाश में उगने वाला पादप को कहते हैं? आपका ऑप्शन है आर्तपोदविद, ऑप्शन बी छायारागी, ऑप्शन सी मरुदभिद या ऑप्शन डी शैलोदभिद। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादप को आर्तपोदविद कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें पौधे जो जल में होते हैं उसे हम जलोदभिद कहते हैं, जो दोस्तों आर्द्र भूमि में उगते हैं उसे हम समोदभिद, और जो पौधे दोस्तों कम जल क्षेत्र में जैसे मरुस्थल में उगते हैं उसे दोस्तों मरुदभिद, और दोस्तों दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हम होलियोफाइट्स कहते हैं, और दोस्तों यदि रेगिस्तान या स्टेपी वन में उगने वाले पौधे को हम एरिमोफाइटस कहते हैं, और चट्टानों में उगने वाले पौधे को दोस्तों हम लिथोफाइटस कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एवं जानकारी आपको दिए गए हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है? आपका ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो घास स्थलीय परितंत्र में जो संख्या का जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है? आपके ऑप्शन है सदैव उल्टा, ऑप्शन बी सदैव सीधा, ऑप्शन सी पहले उल्टा फिर सीधा या ऑप्शन डी कोई प्रकार का नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है? आपके ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा सीधा या ऑप्शन डी किसी प्रकार का। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन परितंत्र में जीवन का भार का पिरामिड होता है? आपके ऑप्शन है सदैव उल्टा, ऑप्शन बी सदैव सीधा, ऑप्शन सी कभी उल्टा कभी सीधा या ऑप्शन डी सभी प्रकार का। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन का भार का जो पिरामिड होता है दोस्तों वो सदैव सीधा होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपके ऑप्शन है 1 दिशी, ऑप्शन बी द्विदिशी, ऑप्शन सी त्रिदिशी या ऑप्शन डी चतुर्दिशी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है दोस्तों वो एक दिशी होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। आपके ऑप्शन है समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या ऑप्शन डी आयन मंडल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। तो आइए दोस्तों इन मंडलों को एक एक करके देखते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो ये दोस्तों ये पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत है दोस्तों। इस परत में दोस्तों बादल, बर्फ, बारिश आदि होती है। क्षोभ मंडल दोस्तों समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला है दोस्तों वह है समताप मंडल, या इसे दोस्तों हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यह दोस्तों पृथ्वी की वायुमंडल की दूसरी परत है। यह क्षोभ मंडल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह खतरनाक अवरक्त किरणें को अवशोषित करके ओजोन परत का अधिकतर भाग इसी परत में है। अर्थात दोस्तों जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में अवस्थित है और इसी में दोस्तों जो अवरक्त किरणें आती है उसे अवशोषित करने का कार्य करता है। अगला है दोस्तों है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। यह दोस्तों समताप मंडल के ठीक बाद मध्य मंडल स्थित है। यह वायुमंडल में दोस्तों 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह ऐसा परत है जिसमें दोस्तों अधिकांश उल्काएं जलती हैं। इस परत में दोस्तों हवा सबसे पतली होती है और सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारा अगला है दोस्तों वह आयन मंडल। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल के इस परत में दोस्तों विभिन्न आवृत्ति के रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। इस परत में दोस्तों विद्युत आवेशित कण की अधिकता होती है और इस परत में दोस्तों ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। जो हमारा अगला है दोस्तों वो है वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। इस परत की ऊंचाई दोस्तों 640 किलोमीटर के ऊपर है। इस मंडल में दोस्तों 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। इस मंडल में दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन को अलग अलग परतें होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो वायुमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल से संबंधित है। आई होप दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। आपके ऑप्शन है घास, हिरन, जू, शेर, ऑप्शन बी घास, जू, हिरन, शेर, ऑप्शन सी घास, हिरन, शेर, जू या ऑप्शन डी घास, शेर, हिरन, जू। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का जो क्रम है सबसे पहले होगा घास, उसके बाद हिरन, फिर शेर, फिर जू। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है। आपके ऑप्शन है गेहूं का खेत, ऑप्शन बी आम का बाग, ऑप्शन सी घास का स्थल या ऑप्शन डी एक्वेरियम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो घास का स्थल है वो परितंत्र प्राकृतिक है, बाकी दोस्तों मानव निर्मित है। दोस्तों यदि हम प्राकृतिक परितंत्र की बात करें तो जंगल, घास के मैदान, सागर, मरुस्थल, नदियाँ, झील आदि आते हैं। यदि दोस्तों हम बात करें कृत्रिम परितंत्र की तो खेत, बाग, एक्वेरियम, एक्वाकल्चर, कृत्रिम तालाब आदि सब दोस्तों कृत्रिम परितंत्र है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। आपके ऑप्शन है महासागर, झील, घास स्थल, मैग्रोव, ऑप्शन बी मैग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील या ऑप्शन सी मैग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर या ऑप्शन डी महासागर, मैग्रोव, झील, घास स्थल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों इसका जो सही क्रम है दोस्तों सबसे पहले होगा महासागर, फिर मैग्रोव, फिर झील, फिर घास स्थल। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शन है जलमंडल, ऑप्शन बी जीनोम, ऑप्शन सी स्थल मंडल या ऑप्शन डी जैव मंडल। तो
तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, जयमंडल। दोस्तों जो जयमंडल है वो पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूवैज्ञानिक चक्र या ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है सदाबहार वन, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन या ऑप्शन डी टाइगा वन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र उसे हम सदाबहारी वन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा आपके ऑप्शन एक बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है या ऑप्शन डी बढ़ती है या घटती है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। तो दोस्तों जब भी कोई पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में यदि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो घटता जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा पिरामिड में के आधार में जो शीर्ष में ऊर्जा का ह्रास होता है और प्रत्येक स्तर में दोस्तों ऊर्जा की 10% मात्रा ही प्राप्त होता है। शेष 90% जैविक कार्यों में खर्च हो जाता है। इसी संबंध में दोस्तों 1942 में लिडमेमान ने ऊर्जा के 10% की अवधारणा दी थी। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। आपके ऑप्शन एटलन द्वारा, ऑप्शन बी बेनेट द्वारा, ऑप्शन सी बर्कले द्वारा या ऑप्शन डी रेड जेल द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनेट द्वारा। तो दोस्तों पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट ने किया था। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका विस्तृत आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।